हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियांशु स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल चैप्टर को। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेल से संबंधित 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, साथ ही उसके चित्र के साथ डिटेल एनालिसिस को भी देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 क्वेश्चंस को। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आने वाला है। रेलवे एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये चित्र आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का है। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसको और जूम करके देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक चित्र है। इसमें आपको दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट का हर एक पार्ट को यहाँ पे डिटेल से दिया गया होगा। तो यहाँ पे इसको जो दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रोमा लैमिडी है। और ये जो दिख रहा है आपको टेबलेट फॉर्म में, ये क्या है? थैलाक्वाइड है। उसके बाद ये क्या है? ल्यूमेन है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या है? ग्रेनम, और ये स्ट्रोमा। ग्रेनम में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। ग्रेनम में डार्क रिएक्शन और स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतना आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकर की तरह कार्य करती है? तो पाचक एंजाइमों के संग्राहकर की तरह कार्य करती है, वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो पाचक एंजाइमों के संग्राहकर की तरह कार्य करती है। ये चित्र है एनिमल सेल का। एनिमल सेल में आप यहाँ पे लाइसोसोम को देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये गोलाकार, ये लाइसोसोम है। यहाँ पे ये लाइसोसोम, ये सभी क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की खोज की थी। कब की थी? 1955 में। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये लाइसोसोम का आपको चित्र है, आपको इसे डिटेल से देखने के लिए। इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो अंदर की तरफ है, यह है मेम्ब्रेन। और ये क्या है? यह है एंजाइम। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? सेल नाम सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, अपने कॉर्क सेल के माध्यम से। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, अपने कॉर्क सेल के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पहले डिटेल से देख चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट में बता दीजिए डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ये बताएं, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में। कहाँ होता है? ग्रेनम में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन और ग्रेनम में डार्क रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं होता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसमें आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ग्रेन्यूल्स है। यहाँ पे ये छोटे 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 क्या है? पोर्स हैं। ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये दिख रहा है क्या? राइबोसोम है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये क्या है? मैट्रिक्स। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है?
तो निभा सकता है पानी, तो बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में। तो वैक्यूल्स जो है ये एनिमल सेल में भी होता है और ये प्लांट सेल में भी होता है। डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में छोटा होता है, स्मॉल होता है, और प्लांट सेल में कैसा होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल में ये अलग अलग जगह पे पाया जाता है, अलग अलग, लेकिन प्लांट सेल में एक ही जगह होता है और बड़ा होता है। प्लांट सेल में कैसा होता है, बड़ा होता है, बिग होता है, और एनिमल सेल में कैसा होता है, स्मॉल होता है। एनिमल सेल क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट, वाटर और वेस्ट। और प्लांट सेल में क्या होता है, ये कीप प्लांट रिजिड, ये प्लांट को कठोर बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और इसी राइबोसोम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, राइबोसोम है। ये फिगर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों को राइबोसोम देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, तो अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम का कार्य किया जाता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसे जीव द्रव्य में घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन रसधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में सही नहीं है। तो वैक्यूल्स के बारे में क्या ऑप्शन है, जंतु कोशिका में राजधानी नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में राजधानी होती है, तो देखें अभी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। जंतु कोशिका में राजधानी होती है। आगे क्या, वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी स्फीति की दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जो वनस्पति कोशिका होता है उसमें वैक्यूल्स क्या करता है, दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी प्रदान करता है, ठीक है। पादपों में एक बड़ी होती है राजधानी, ठीक है, प्लांट में बड़ी राजधानी होती है और जंतुओं में छोटी राजधानी होती है। पादपों में जो बड़ी राजधानी होती है वह कोशिका आयतन का 90% या 90% घेर सकती है, ठीक है। और अमीबा में राजधानी जो होती है वो पोषण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो अमीबा का राजधानी पोषण में मुख्य भूमिका निभाती है। ये रही वैक्यूल्स का ये इमेज है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स पाया कहाँ जाता है, तो सेल सेल जो देख रहे हैं उसमें बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये बीच का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, उसी में पाया जाता है वैक्यूल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान का रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कोलिकर ने किया था। किसने किया था, कोलिकर ने किया था। कब किया था, तो 1857 में किया था। और अल्टमैन ने इसका नाम क्या रखा था, अल्टमैन ने 1886 में इसका नाम रखा बायोब्लास्ट। पूछा क्वेश्चन कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो अल्टमैन ने दिया, 1886 में दिया। और कोलिकर ने क्या किया, इसका खोज किया। और कार्ल बेंडा, एक साइंटिस्ट है कार्ल बेंडा, जिन्होंने 1898 में का नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो कार्ल बेंडा ने दिया। और बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, तो अल्टमैन ने दिया। और खोज किसने किया, तो कोलिकर ने किया। यहाँ पे क्वेश्चन खोज था, यहाँ पे ऑप्शन कोलिकर होना चाहिए था। कोलिकर नहीं है, अल्टमैन मार सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ये है जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीवों में, इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र में एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है केंद्रकाव। केंद्रिकाव जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? केंद्रकाव बोलते हैं। ये क्या होता है? तो नाभिकीय क्षेत्र में एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है और सिर्फ ये प्रोकैरियोटिक में होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो ये नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोइड कोई झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियोइड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ वाले में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड, सॉरी प्रोटीन, फैट और लिपिड, फैट और लिपिड पाया जाता है इसमें। कोशिका की आत्महत्या के तरीके से कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या के तरीके कहा जाता है लाइसोसोम को। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन है हक्सले का। हक्सले ने कहा क्या था? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है, यानी विभाजित करती है? तो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है सेंट्रीओल। सेंट्रीओल क्या करती है? जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? ये सेंट्रीओल है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम का होता है न्यूक्लियस के पास, ये सेंट्रोसोम होता है ये सिलेंड्रिकल शेप का। तो एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका को अलग करती है? तो सेंट्रियोल जो है वो अलग करती है। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, यही गलत हो गया। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार, बिल्कुल सही है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल सही। जैसा कार्य रहेगा उस कोशिका का शेप भी वैसा ही हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? लवक, प्लास्टिड जो होता है वो किसमें नहीं होता है? जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये किसमें सिर्फ होता है? ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, पादपों में होता है। ठीक है। इनमें से कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कौन सा है? कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? अर्धपारगम्य। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अर्धपारगम्य। अंतः प्रद्रव्य जाला की खोज किसने की थी? अंतः प्रद्रव्य जाला की खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। ये दिख रहे हैं आप, ये अंतः प्रद्रव्य जालक है, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसी के रफ वाले पार्ट पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम क्या है? एक संरचनात्मक घटक है किसका? पोषक तत्वों का, पौधों का। वास्तविक केंद्रक निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? यह कहलाता है अंतः प्रद्रवी जलिका। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है?
तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। खोज किसने किया था इसका? कोलिकर ने किया था खोज। कब खोज किया था इसका कोलिकर ने? 1857 में। इसका नाम बायोब्लास्ट किसने दिया? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने क्या नाम दिया इसका? बायोब्लास्ट। कब? 1886 में इसका नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट। और कार्ल बेंडा ने क्या किया इसका नाम? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। कब? 1898 में। इसका नाम क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। यह नाम आप याद रखिएगा। कि खोज किसने किया? तो कोलिकर ने। बायोब्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। अगर साल याद नहीं भी रहे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसने इसका खोज किया नहीं जरूरत है। और नाम बायोब्लास्ट किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? इनमें से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जिका से। गोल्जिका से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। ये देख सकते हैं गोल्जिका है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी एपैरेटस। इसी से बनता है लाइसोसोम। तो गोल्जी एपैरेटस के इस साइड से जो देखते हैं, ये वाला व्यू कहलाता है ट्रांसफेस। इस व्यू को क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं। इस व्यू को बोलते हैं सिसफेस। अगर आप इस तरफ से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफेस। और इस तरफ से देख रहे हैं क्या हो जाएगा? सिसफेस कहलाता है वो। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये सिस्टर्नी है। और यहाँ पर जो हल्का सा दिख रहा है ओवार, इसको बोलते हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल। क्या बोलते हैं? न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल। ये क्या है? सेकेंडरी वेसिकल है। अंदर ये क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। और ये जो अलग है गोला क्या कहलाता है? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनमें से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण ये होता है। उसके बाद लिपिड का संश्लेषण ये भी होता है। द्रव्यों का अधिगमन ये भी होता है। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बनन को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बनन को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बनन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला भीतरी बनन से क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, गोल्जिकाय का प्रमुख निम्न में से कौन सा कार्य है? गोल्जिकाय, गोल्जी एपैरेटस। गोल्जिकाय का काम क्या है? इसका काम है स्रावी, सिक्रेशन करना। क्या काम है इसका? सिक्रेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यह कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इनमें से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में इनमें से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम ना हो तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मेन कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर यही ना हो तो प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है इसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले आप लोगों को बता चुके हैं। इनमें से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है झिल्ली, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या करता है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ये सेल है, इसके बाहर क्या थोड़ा सा रहता है? एक मेम्ब्रेन रहता है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अवर्णी लवक मुख्यतः इनमें से किसमें पाया जाता है? तो अवर्णी लवक पाया जाता है किसमें? जरव की कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है? जरव की कोशिकाओं में। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज किया था ब्राउन ने। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं?
तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसस में। कितने गुणसूत्र होते हैं इसमें? 1656 गुणसूत्र होते हैं इसमें सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसमें होते हैं? तो सबसे कम होते हैं हैप्लोपोपस में। हैप्लोपोपस में इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं मात्र 4। ये क्या? सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? हैप्लोपोपस में 4, और सबसे ज्यादा ऑफियोग्लोसस में 1656। निम्नलिखित में से कोशिका वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कोशिका वृद्धि होती है मतलब कोशिका वृद्धि कैसे होती है? पारगम्य होती है। कोशिका वृद्धि कैसी होती है? पारगम्य। सेल वॉल कैसी होती है? पारगम्य होती है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिका इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के। होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कनिका और प्लास्टिक को लवक बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इसके क्या होते हैं? अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसके भी खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? लिपिड के संश्लेषण करने में अगर असमर्थ है तो इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट और लिपिड का संश्लेषण करता है। फैट और लिपिड अगर ये लिपिड का संश्लेषण नहीं कर पा रहा है तो इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है संश्लेषण करना। कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्न में से किसे कहते हैं? कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है? कोशिका प्रक्रियाओं के लिए एक ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है एटीपी। ठीक। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ये कहाँ होती है? होती है आंतरिक झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक अंदर वाले झिल्ली में क्या होता है? एटीपी संश्लेषणकारी रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? आंतरिक झिल्ली में। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेयर ने। ठीक है, इनमें से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं, यहाँ पे मानव दिया, मानव का मतलब है जंतु। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये सिर्फ होती है प्लांट सेल में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह निम्न में से किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य किसका बना होता है? एक कोशिका द्रव्य का बना होता है, केंद्र द्रव्य का बना होता है, और अलग और भी कोशिकांग होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं। गैलीसेप्टिकम पीपीएल जिसको बोलते हैं। निम्न से कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है इसके बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और